चलिए आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जाने हुए थे। क्षेत्रफल वेक्टर से ही हम लोग इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग काम क्या करते हैं। मान लिया गया यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है ये आपका। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये जो है आपका वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में आपका गया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र जहां पर है उसी पर क्या कर दिया गया है, पृष्ठ रख दिया गया है। ठीक है, कोई भी समतल पृष्ठ रख दिया गया है, और इस समतल पृष्ठ पर जैसे ही इसको रखा गया है तो यहां से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस दिशा में यानी कि वैद्युत बल रेखाएं इधर जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी पृष्ठ लेते हैं या समतल या क्षेत्रफल कोई भी आकृति लेते हैं तो उसका हम लोग एरिया वेक्टर निकालने के लिए आता है। एरिया वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? जो समतल होता है, जो पृष्ठ होता है, उसके लंबवत एक रेखा हम लोग खींच देते हैं, और ये जो है आपका एस वेक्टर एस जो होता है वही आपका एरिया वेक्टर है, जो कि आपका पृष्ठ के लंबवत होता है। और यहां पर दिखाया गया ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में गई है। ठीक है, और जिसमें ये दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका ये पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पृष्ठ के लंबवत गुजरता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन किया गया है कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है। तो कहा गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कोई पृष्ठ रख देते हैं, और उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें हम लोग किसी पृष्ठ को रख दें, कोई भी समतल या कोई भी गोला को रख देते हैं, उस गोला से या उस समतल पृष्ठ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है, लंबवत गुजरती है, उन सभी रेखाओं की संख्या को, टोटली संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं उस पृष्ठ के संबंध में। तो वही चीज लिखा गया है। इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या चीज है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो वो डिफिनेशन यहाँ दिया गया आपका। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें बताया गया क्या, अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग कोई वैद्युत क्षेत्र लिए, उस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख लिए हैं, ये दिखाई दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र का क्या ले लिया जाए, क्षेत्रफल ले लिया जाए, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं एरिया वेक्टर ले लिया जाए। क्षेत्रफल और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों इक्वल होता है। एरिया वेक्टर ले लिया जाए यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया जाए, या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया जाए, और साथ ही साथ पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत, जो पृष्ठ है पृष्ठ के जो लंबवत होगा, लंबवत जैसे मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत जो भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, उस क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल को हम लोग वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे संकेत दिखाया गया कि संकेत क्या होता है इसका। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग इस प्रकार के साइन से सूचित करते हैं। एक गोलाकार होता है संरचना, और उसमें एक डंडा आपका बीचों बीच खींच दिया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाई के नाम से जानते हैं। ये आपका फाई क्या चीज है, तो वैद्युत फ्लक्स का संकेत है। कभी भी देखेंगे फाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स है ये।
तो गणित रूप से इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, इस डिफिनेशन को वो समझते हैं। यदि कहा गया है कि वेक्टर एस क्षेत्रफल वेक्टर हो तथा वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस पृष्ठ यानी कि जिस पृष्ठ से लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके डॉट प्रोडक्ट, ये जो बिंदु है आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई जो है आपका, वेक्टर ई का हम लोग दो घटक, हम लोग जानते हैं कोई वेक्टर जो होता है उस वेक्टर का दो घटक होता है। ये आपका जैसे मान लिया गया कोई वेक्टर है तो इसका दो घटक है आपका, इस दिशा में और इस दिशा में आपका लिया चले जाता है। तो एक ई कोस थीटा होता है और एक ई साइन थीटा होता है, ठीक है, दो घटक। तो यहाँ पे एक घटक लिया गया ई कोस थीटा और ये आपका एस यानी कि इसका परिमाण, दोनों के गुणनफल के इक्वल आपका क्या हो जाता है, तो ये फाई हो जाता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स को डिफिनेशन में आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए या ये फॉर्मूला याद रखिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला भी जान लिया और सूत्र भी यानी कि जान लिया गया और डिफिनेशन भी जान लिया गया। और इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने के लिए यही कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी दिशा में जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसी पे हम लोग क्या कर देते हैं, पृष्ठ ले लेते हैं या कोई गोलाकार वस्तु रख देते हैं, गोलाकार वस्तु बोला गया, नॉट वृत्ताकार, गोलाकार। तो इसका जो हम लोग पृष्ठ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर एस या वेक्टर ए, ये एरिया वेक्टर होता है। और जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र लाइन है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके द्वारा जो कोण बनता है यहाँ पे वही थीटा लिया गया है। ये थीटा जो है आपका किस चीज का है, तो एरिया वेक्टर जो क्या होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये आपका वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं तथा एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये आपका थीटा। यहाँ पे अब एंगल पर यानी कि ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, आपका एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको तो समझ रहे हैं, अब कैसे होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका एसआई यूनिट जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस वैद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपका वेक्टर ई है, तो वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम होता है। और ये आपका क्या है, एस है यानी कि एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दोनों तरीके से लिखा चले गया। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया है, ठीक। ये एसआई यूनिट किसका हो गया, तो वैद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के इक्वल भी आपका वोल्ट मीटर भी एसआई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए इसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीजीएस यूनिट निकाल देते हैं। सीजीएस यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन का सीजीएस यानी कि बल जो है आपका, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका हम लोग अगर निकालेंगे सीजीएस यूनिट तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम, ये आपका पर कूलम हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो सीजीएस और ये कूलम के जगह यहाँ पे क्या ले लिया जाए, ईएसयू ले लिया जाए, ईएसयू। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये आपका सीजीएस यूनिट आपका फ्लक्स का हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम।
सॉरी पर ESU, कूलम की जगह आपका ESU लग जाएगा। तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU, ये आपका CGS यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे। आपका जो होता है न्यूटन, न्यूटन का आपका क्या हो जाता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है। तो हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ml पर टी स्क्वायर। ये आपका न्यूटन का हो जाता है और कूलम का हो जाता है 80, और ये मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हम लोग क्या, ये आपका न्यूटन का हो गया, और नीचे में जो आपका कूलम है तो कूलम का विमीय सूत्र 80 होता है, और ये आपका जो मीटर है तो मीटर का आपका क्या हो जाता है L स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे m L क्यूब हो जाएगा, और ये T क्यूब हो जाएगा, और A आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, आपका विमीय सूत्र क्या हो गया, ml क्यूब पर T क्यूब और पर A। तो इस तरीके से हम लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि ये जो है और क्या क्या होता है। तो तीर देखिए आगे में इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से बढ़िया तरीके से। यह आपका काम हो गया इधर टोटल का टोटल। तो ये आपका सारा का सारा चीज हो गया। अगला आप लोग तीर देके हम लोग लिखेंगे, अभी इसको लिख सकते हैं आप बढ़िया से। आगे में आपका आ जाएगा ये जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये अदिश राशि है, ये अदिश है यानी कि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जो है आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब किस किस कंडीशन में आपका ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए ये आपका थीटा है, तो थीटा जो है आपका आगे में तीर देके लिखा जाए, ये जो हम लोग थीटा पढ़े हैं ये आपका थीटा पे डिपेंडेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मान लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका, ये आपका सरफेस हो गया। सरफेस के डायरेक्टली हम लोग लंबवत में वेक्टर S खींच देते हैं, क्योंकि ये हमेशा लंबवत होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं आपका पृष्ठ के भी लंबवत हो जाए, इसी तरीके से ये पृष्ठ के लंबवत हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वैद्युत बल रेखाएं। तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं वेक्टर E और वेक्टर S के बीच का कोण जो है वो जीरो हो रहा है, यानी कि थीटा का मान अगर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थीटा का मान अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा वो देख लीजिए। हम लोग फाई बराबर पढ़े हैं E कोस थीटा, तो थीटा की जगह जीरो रख देंगे हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका S आ जाएगा, वेक्टर S। तो ये आपका E कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री का मान आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपका इनटू में 1 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी कि इसके परिमाण और इसके परिणाम के इक्वल होगा, आपका दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। हम लोग जो कोस पढ़ते हैं, कोस 0 डिग्री का मान 1 आता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को क्या सीख मिल गया, अगर थीटा का मान 0 होगा तो आपका जो फाई होगा, फाई जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लोग और एक फिगर के सहायता से हम लोग समझ लेते हैं कि, और ये फिगर आप लोग बना भी लीजिएगा।
इस तरीके से एक कोई सरफेस है और इस सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पास करवा देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में ये गया हुआ है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो है आपका ये वेक्टर एस है, यानी कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में चले गया है। तो यहाँ पे थीटा का जो मान हो रहा है वो तो आपका क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पर देखिए इस दिशा में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गया है, हम लोग इस पॉइंट पर क्या करेंगे, अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो आपका इस डायरेक्शन में निकलेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे जो है थीटा का मान आपका क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो जाता है। अगर थीटा का मान 100 क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा आपका कि हम लोग यहाँ पुट कर देंगे आपका ई कोस थीटा यानी कि 180 डिग्री और इंटू वेक्टर एस। 180 डिग्री का जो मान होता है वो आपका -1 होता है, -1 से गुना करेंगे तो माइनस ES आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि फाई जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका 0 कब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए हम लोग क्या करें, यदि ये जो है आपका वेक्टर S हो गया, वेक्टर S यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा आपका इस सरफेस के पैरेलल होगा, जिस दिशा में सरफेस है उसी के पैरेलल होगा। यहाँ पे थीटा का मान जो है वो आपका कितना बन रहा है 90 डिग्री, और थीटा का मान जब ये आपका 90 डिग्री होगा उस समय आपका ये जो है फाई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है, तो कोस 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये चीज समझ गए कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब होता है। तो फाई का मान 0 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री पर। इस तरीके से हम लोग ये समझ लिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक स्पेशल टॉपिक है। कहा गया है कि किसी बिंदु या किसी बंद सतह के लिए हम लोग जो सरफेस लेते हैं वो खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। जैसे ये सरफेस ले लिए, खुला हो गया, ये सरफेस क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का हम लोग सतह ले लेंगे, अगर वो सतह क्या होगा, पूरा का पूरा बंद होगा, गोल होगा, चौड़ाकार होगा, लेकिन बंद होना चाहिए। तो बंद होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो होगा, जिस समय बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का मतलब हुआ आउटवर्ड, और जिस समय अंदर घुसेगा उसका मतलब हुआ इनवर्ड। ठीक है, तो बाहर आउटवर्ड और अंदर घुसेगा तो इनवर्ड। तो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, इस फिगर को उतार लीजिए आप लोग। ये आपका क्या है, ये कोई सरफेस है, बंद सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं जो है आपका, विद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंट्री कर रहा है, ये आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एरिया वेक्टर जो है आपका एस, यहाँ पे सरफेस से 90 डिग्री होगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। तो जिस समय निकलेगा, तो जिस समय निकलता है तो उस समय क्या होता है आपका ये जो फाई है यानी कि फ्लक्स जो है आउटवर्ड जो होगा, जिस समय निकलेगा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत बल रेखाएं, उस समय फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। और जिस समय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंट्री करेगा, इनवर्ड होगा, उस समय फ्लक्स जो है आपका नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, वो समझ में आ गया। और वो डिपेंड वही करता है 0 डिग्री और आपका 180 डिग्री पे आपका। ठीक है, क्योंकि वो आपका
0 डिग्री होगा तो उस समय पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस समय 180 डिग्री होगा उस समय नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी पर डिपेंड कर रहा है आपका। तो इस तरीके से हम लोग ये जान लिए हैं। अगला आपका पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। हम लोग अभी पढ़े वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला में हम लोग क्या देखें, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों को ये मिला कि जो फाई होता है वो वेक्टर ई कोस थीटा और वेक्टर एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा यानी कि फाई निर्भर करेगा किस पर, वेक्टर ई पर निर्भर करेगा। तो लिखा गया है वेक्टर ई पर निर्भर कर रहा है, वेक्टर एस पर निर्भर करता है, तो वेक्टर एस पे निर्भर करता है। उसके बाद कोस थीटा यानी कि थीटा पे निर्भर करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। उसके बाद है ना एरिया वेक्टर का जो मान होगा उसका मान बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर का मान बढ़ेगा तो फाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये थीटा, जो थीटा हम लोग अभी देख चुके हैं इससे पहले कर करके कि क्या चीज हो, थीटा जैसे जैसे आपका 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो उस पर क्या वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पर भी आगे में हम लोग देख लेते हैं। यदि थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्या होता है, थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का इंटेंसिटी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा आपका एरिया वेक्टर पर से होकर के चले जाएगा डायरेक्टली। उस समय 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री एंगल बनेगा तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ई और 1 कर देंगे तो ई आ जाएगा, यानी ई और एस के इक्वल हो जाएगा, दोनों के परिमाण के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री रख देते हैं और वेक्टर एस है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 गुना एनी नंबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। उसके बाद यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाता है तो फाई जो है आपका ई कोस थीटा का जो मान होता है -1 होता है, तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस ई एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को क्या मिला, ई एस क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, माइनस वाला ई एस क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। यानी कि आपका फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू इस दोनों पर डिपेंड कर रहा, मिनिमम वैल्यू आपका इतना आ रहा, यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर एस के परिमाण के गुणनफल के इक्वल होगा आपका फाई का मान। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है फाई मिनिमम, यानी कि फाई वैद्युत फ्लक्स का सबसे मिनिमम मान कितना होगा, तो फाई का मिनिमम मान सबसे कम मान माइनस ई ए या माइनस ई एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ई एस ही लिखिए क्योंकि हम लोग एस एस ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ई एस के इक्वल होगा। ये माइनस ई एस कब होगा, यानी कि थीटा जब 180 डिग्री होगा आपका, यानी कि दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, उस समय आपका मिनिमम फ्लक्स होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, उस समय ई और एस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा आपका फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, यदि फाई 0 हो जाए यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या क्या 0 हो सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका इस फॉर्मूला में हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब, इस तीनों में से कोई एक तो 0 होगा तभी नहीं 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए। तो मान लिया गया वेक्टर ई 0 हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, वेक्टर एस 0 होगा तब भी ये 0, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब भी फ्लक्स का मान क्या होगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स के बारे में सारा का सारा चीज जान लिए हैं, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो यह आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया, उसके बारे में जो भी रिलेटेड टॉपिक था उसको बता दिया गया है, आप इसे उतार लीजिए।